क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है। फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, ये क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन निकाला था, और फिर Kc निकाला था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने Kp निकाला था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन द प्रेशर इज कंसीडर व्हेन द गैसुअस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म्स। तो उसके भी हम लोगों ने रिलेशन निकाले थे। अब हम उसी के बेस पे एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए। तो एक सवाल हमने ये लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ क्या है ये। द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वेर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 अमोनिया फ्रॉम N2 and H2 at equilibrium at 500 Kelvin। कंसंट्रेशन N2 का दे रखा 1.5 10⁻⁻²। मोलारिटी कैपिटल M जो होता है, कैपिटल M जो होता है यहाँ पे मोलारिटी होता है, मोलारिटी। और H2 है 3.0 10⁻² M मोलारिटी। अमोनिया कंसंट्रेशन दे रखा 1.2 10⁻² मोलारिटी। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, क्या दे रखा है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और अमोनिया बनाते हैं। तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के रिएक्शन से, और जब इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। लेकिन जिस वक्त इक्विलिब्रियम आया है उस वक्त जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जो है उनका दे रखा है। जैसे नाइट्रोजन का उस वक्त कंसंट्रेशन है 1.5 10⁻², हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है 3 × 10⁻² मोलारिटी, और अमोनिया का कंसंट्रेशन है 1.2 10⁻² मोलारिटी। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन दे रखा हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ये इक्विलिब्रियम जब आया है उस वक्त इक्विलिब्रियम के टाइम पे कितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो वैल्यू दे रखा हमें। ठीक है, अब हमें कांस्टेंट निकालना है। सवाल समझ में आ गया। अब क्या बताया कि जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं अमोनिया बनता है, तो ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन होता है। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3 from N2 and H2 are
reversible reaction. Reversible reaction. So it can be written as, so it can be written as, कैसे लिखेंगे? नाइट्रोजन जो है गैस है, हाइड्रोजन जो है ये भी गैस है, और इसको जब रिएक्ट कराते तो ये अमोनिया बनता है NH3, ये भी एक गैस है। अगर हम लोग इसको बैलेंस करते हैं यानी कि बैलेंस इक्वेशन बनाते हैं तो ये हमारा हो जाता है हाइड्रोजन का जो यहाँ पे अगर हम लोग 2 लेते हैं 2 नाइट्रोजन हो जाता है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 6 हो गया तो यहाँ 3 ले लेते हैं, तो ये 3 यहाँ पे आ जाता है कोफिशिएंट और 2 यहाँ पे आ जाता है, और इस तरह से ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम का। अब जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो लिखने का तरीका है वो क्या है कि ऊपर में प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, वो ऊपर में लिखते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और नीचे में जो लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये लिखने का तरीका है। रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स वो होता है। तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन को जरा सा मिटा के, ठीक है। क्या दे रखा हम लोग, के को अगर लिखेंगे हम लोग तो के जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, प्रोडक्ट में अमोनिया है और ये कंसंट्रेशन ले लेंगे इसका, और रेज़ टू द पावर कोफिशिएंट, तो ये 2 जो कोफिशिएंट था ये इसका पावर जाता है ये। इसी तरह से नीचे जो रिएक्टेंट 2 रिएक्टेंट है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन लेते हैं, इसका कोफिशिएंट तो 1 है तो 1 ही रह जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन लेते हैं, इस पे 3 का पावर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन है ये। कितनी बात समझ में आई? जिस वक्त इक्विलिब्रियम आया है उस वक्त जो कंसंट्रेशन है वो दे रखा है, तो इसके हम लोग वैल्यूज जो है ना इसको इसमें डालते हैं। तो यहाँ पे जो दे रखा है अमोनिया का जो कंसंट्रेशन दे रखा है ये दे रखा है ये 1.2 10 टू द पावर -2 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है ना। ये अमोनिया का आ गया। नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन दे रखा 1.5 10 टू द पावर -2, ये इसका कंसंट्रेशन दे रखा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जो है 3.0 10 टू द पावर -2 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है ना, रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 का कोफिशिएंट है तो पावर 3 आ गया। कितनी बात समझ में? अब ये हमारा इसका काम खत्म हो गया तो इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ अब हम लोग सिंप्लीफाई करते इसको, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो पावर के ऊपर पावर थे तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 1.2 2 दफ़ा डाल देंगे और ये 10 टू द पावर -4 आ जाएगा ये, ठीक है। ये ऊपर का हो गया, ये स्क्वायर था तो 1.2 का स्क्वायर कर दिया और इसको पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई कर दिया, -4 हो गया। ये आ गया 1.5 10 टू द पावर -2 रहेगा, और इस पे जो ना 3 का पावर है तो 3 का पावर तो 3 का जो क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, और इसके पावर के ऊपर पावर होगा तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा ये। कितनी बात समझ में आई ये? अब क्या बताया कि ये -2 है, ये -6 है, -8 हो जाएगा पावर, ये -4 है, तो ये सब कैंसिल करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 10 टू द पावर +4, ये +4 बच जाएगा क्योंकि 10 पर -8 नीचे था ना, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और वो माइनस का कैंसिल होके तो ये +4 बच जाएंगे। कितनी बात समझ में आई? अगर हम लोग इसका डेसिमल इसमें से हटाते हैं, इसको हटा लेते हैं,
3 से कट जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। और इसका अगर डेसिमल अगर हम लोग हटाते हैं तो इसकी वजह से ये एक इसका जीरो कम हो जाएगा, तो हम लोग इस पे 3 का पावर लगा देते हैं, एक 3 का पावर लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है, 3 का पावर लगा लेते हैं। अब ये फिर जो है ना 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12, ठीक। हमारे पास वैल्यू आ जाएगा ये 4 4 ज़ा 16 और ये 9 5 ज़ा 45, 10 टू द पावर 3 आ गया ये पावर। कितनी बात सुन में, ठीक। अब ये हम लोग एक इसको दे देते हैं जीरो, तो क्या आ जाएगा 160 10 टू द पावर 2/45, ठीक है। इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 2 5 2 ज़ा 32। अब ये 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 9 4 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 27 यहाँ से 5 बच जाएगा, डेसिमल डालेंगे 50 हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 10 टू द पावर 2, तो 3.5 10 टू द पावर 2, ये हमारा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा ये, ठीक है। वो यूनिट जो अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ये हम बाद में बताएंगे कि ये कैसे आया, जब यूनिट लिखना शुरू करेंगे तो। ये वाला इतना समझ में आ गया, ये हमारा वैल्यू आ गया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो ये एक सवाल था हमारा, एक सवाल आगे करते हैं और देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, उससे मैं करके बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, क्या लिखा हम लोगों ने, मैं इसको पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, करता हूँ, फिर क्या दे रखा है ये। फॉर द रिएक्शन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गिव द अमोनिया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इस तरह से बैलेंस्ड इक्वेशन है। द वैल्यू ऑफ Kp is 3.6 10 to the power -2 at 500 Kelvin. Calculate the value of Kc for the reaction at the same temperature. यानी यहाँ पे अमोनिया का रिएक्शन जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही है, लेकिन यहाँ पे Kp का वैल्यू दे रखा है और Kc निकालना है हमें, ठीक है। तो Kc कैसे निकालेंगे, Kp एंड Kc का एक रिलेशन था, याद है, जो पिछला लेक्चर में हम लोगों ने कराया था। कराता हूं मैं इसके आगे, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या बताया कि ये जो रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस विल गिव अमोनिया ट्वाइस NH3 गैस, ठीक है। यहाँ पे Kp का जो वैल्यू है 3.6 10 टू द पावर -2 दे रखा है, और हमें Kc निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये भी है, मगर इन टर्म ऑफ प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ये है। तो अगर हम इसका रिलेशन लिखते हैं तो Kc इज इक्वल टू Kp यहाँ पे Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा n, ये हमारा फॉर्मूला है। डेल्टा n तो जानते हैं, डेल्टा n जो होता है ये प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन जो आता है XY माइनस A प्लस बी, यानी कोफिशिएंट का, ये प्रोडक्ट का होता है, ये रिएक्टेंट का होता है। प्रोडक्ट का कितना है और रिएक्टेंट का कोफिशिएंट यानी कि कितना मोल इन्वॉल्व है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो डेल्टा n आता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है नाइट्रोजन है 1 मोल है यहाँ पे,
हाइड्रोजन है 3 मोल है, और ये प्रोडक्ट है अमोनिया 2 मोल है। तो यहाँ पे ये तो प्रोडक्ट का होता है, तो डेल्टा एन का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो डेल्टा एन जो आएगा हमारा, ये प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है और इसका नंबर ऑफ मोल 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। और ये माइनस, ये रिएक्टेंट में 2 है, एक नाइट्रोजन है इसका 1 मोल है, और ये जो है ना हाइड्रोजन इसका 3 मोल है। ठीक है, तो टोटल ये 4 हो जाएंगे, तो 2 - 4 - 2, तो डेल्टा एन का वैल्यू जो है यहाँ पे -2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे केपी का वैल्यू तो दे रखा, हमें केसी निकालना है। ठीक है, अगर हम लोग केसी को निकालना चाहते हैं तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो केसी इज इक्वल टू केपी अपॉन आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन, ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, ये केपी का वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देते हैं 3.6 10 टू द पावर -2। ठीक है ना, ये हमारा वैल्यू दे रखा था केपी, ये वाला वैल्यू हमने यहाँ डाल दिया। और नीचे आ रहा हमारा, ये आ जाएगा आर, गैस कांस्टेंट। तो जब मोलारिटी में हम लोग गैस कांस्टेंट लेते हैं तो गैस कांस्टेंट का वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 0.0831, ये आर का गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन, 500 केल्विन टेम्परेचर है, और डेल्टा एन कितना है -2। कितनी बात समझ में आई? ये हम लोगों ने डेल्टा एन निकाला था, तो मैं इधर से मिटा दे रहा हूँ डेल्टा एन को, इसका काम खत्म हो गया है। तो डेल्टा एन का वैल्यू हमारा 2 आ गया था, यहाँ से हमने इसका वैल्यू डाल दिया। ये कितनी बात समझ में आई? ये जो पावर है ये दोनों के मल्टीप्लाई पे माइनस का पावर है, ये -2। तो अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मैं ऊपर ले चलते हैं इसको, और ये आ जाएगा हमारा 3.6 10 टू द पावर -2, ये तो इसका वैल्यू हो गया। और ये ऊपर जाने पर 0.0831 500, और ये 2 प्लस का पावर हो गया, ये माइनस है ना, प्लस का पावर हो गया। ये कितनी बात समझ में? अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं कितना वैल्यू आता है। 3.6 10 टू द पावर -2 तो था ही था, और ये आ जाएगा हमारा 5 से जब मल्टीप्लाई करें, पहले तो ये 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये यहाँ चला जाएगा, ये 2 0 चला जाएगा। अब फिर 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 1 5 8 ज़ा 40, 141, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 41.55 आ जाएगा इसका। ठीक है ना, ये आ जाएगा 41.55 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं, 41.55 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, जरा सा मैं ऊपर से मिटाता हूँ फिर इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसका जो है ये केसी जो होगा हमारा, ये तो हमारा ये वैल्यू चली रहा 3.6 10 टू द पावर -2, और इसका जब 41.55 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1726.4 इस तरह से आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसको दोबारा से इसको 36 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, इस वैल्यू को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये। ठीक है, तो अगर हम लोग ये 1726.4 को 3.6 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता हमारा वैल्यू 62,215.04 इंटू 10 टू द पावर -2, ये 10 टू -2 है नहीं, ये 10 टू द पावर -2 है। 10 टू द पावर -2 का मतलब हुआ कि 100 से हमें डिवाइड करना है, तो जब हम लोग इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 62.1504 या फिर 62.15, ये हमारा केसी का वैल्यू आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? तो इसमें हम लोगों ने इस सवाल में क्या था कि यहाँ पे केपी का वैल्यू दे रखा था, और हमें इसमें जो मेन जो चीज़ था ये डेल्टा एन निकालना। डेल्टा एन, ये जो नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ये हमें निकालना था। तो वो जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी लिखा था x प्लस वाई माइनस ए प्लस बी डेल्टा एन के जगह पे, ये हम लोगों ने वहाँ थ्योरी में पढ़ाया था, तो वो निकालना था एक चीज़। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो जो Kp है वो KC/RT डेल्टा एन, ये फॉर्मूला याद करना, ठीक है। तो इससे हम लोग रिलेट करके Kc निकाल दिया, Kp का वैल्यू दिया था, Kc निकाल दिया, ठीक। और तीसरा यहाँ आर कांस्टेंट, आर जो ना गैस कांस्टेंट जो होता है ना, हम लोग फिजिक्स में लिखते हैं 8.41 के आसपास लेते हैं, 8.31 उसमें। केमिस्ट्री में ये जो मोलारिटी के हिसाब से हम लोग चलते हैं, तो ये 0.0831 लेते हैं हम लोग, आर गैस कांस्टेंट मोलारिटी के टर्म में, ठीक है ना, मोल के टर्म में। तो ये वैल्यू वही है, मगर ये डेसिमल अलग लगा हुआ। तो ये थोड़े से चीज़ें थे, ये पॉइंट थे जिसकी वजह से हमने ये किया था। एक सवाल और मैं करा देता हूँ, उसमें कई सारी बातें हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं कि किन किन बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो एक सवाल मैं और लिखता हूँ, फिर मैं कराता हूँ। ये अगला एक क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं, इसे पढ़ता हूँ, मैं समझाता हूँ। ये भी बहुत अच्छा सवाल है और उस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेगा। तो मैं पढ़ता हूँ पहले। क्या लिखा है? 2.0 mole of PCl5 were introduced in a 2 liter of flask and heated at 625 Kelvin to establish equilibrium. When 60% of PCl5 were dissociated into PCl3 and Cl2, find the value of equilibrium constant. ठीक है, क्या बताया कि 2 मोल PCl5 को दो लीटर के फ्लास्क में डाला गया और फिर उसे हीट करते हैं। 625 केल्विन पे जब हीट करते हैं तो उसका PCl5 का 60% PCl5 डिसोसिएट हो जाता है और PCl3 और Cl2 बनता है 60% डिसोसिएट होने के बाद। तो अब बताना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होगा वैल्यू। कितनी बात समझ में आई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कितना वैल्यू होगा ये निकालना है। करते हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या दे रखा है ये? ठीक है, PCl5 जब इसको हम लोग डिसोसिएट करते हैं, हीट करते हैं तो ये डिसोसिएट होता है तो बनता है PCl3 एंड Cl2, ये हमारा बनता है। ये कितनी बात समझ में आई? अब ये जो इक्विलिब्रियम जब आएगा तो जिस वक्त इक्विलिब्रियम आता है उस वक्त 60% जो है ना डिसोसिएट हो जाता है, PCl5 डिसोसिएट हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रिलेशन होगा वो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन लिख रहे हैं। तो K इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये तो हम लोग जानते हैं PCl3 का कंसंट्रेशन कितना है प्रोडक्ट का, और ये Cl2 का कंसंट्रेशन कितना है अपॉन उस वक्त रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, ये लेते हैं। और ये हमारा फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि इनका कंसंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम जब आता है उस वक्त। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो PCl5 कितना लिया गया है। तो अमाउंट ऑफ PCl5 इज इक्वल टू 2 मोल्स है, ये इतना लिया गया है। अमाउंट डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, अमाउंट ऑफ PCl5 डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आता है तो उस वक्त कितना डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखा 60% ऑफ 2 मोल, 60% तो डिसोसिएट हो जाता है, तो 60% ऑफ 2 मोल कितना होगा वो निकालते हैं, उतना डिसोसिएट हो जाएगा। तो 60% ऑफ 2 मोल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 60/100 इंटू 2, 1 0 इससे चला जाएगा और 2 3 जा
टू फाइव ज़ा तो ये आ जाएगा 6/5 यानी 1.2 मोल्स 1.2 मोल्स जो है ना डिसोसिएट हो जाएंगे। कितनी बात समझ में आई? यहां तक समझ में आ गया। 1.2 मोल डिसोसिएट हो जाएगा तो जो डिसोसिएट हो गया वो तो PCl बनेगा और Cl बनेगा। यहाँ पे दोनों का जो है 1 है, दोनों के आगे कोफिशिएंट जो है ना 1 है, इसका मतलब दोनों ही बराबर बराबर बनेंगे। ठीक है, अगर 1 मोल इसका टूटेगा तो 1 मोल PCl3 1 मोल Cl2 बनेगा। दोनों यानी कि जितना इधर से टूटेगा उतना ही इक्वली ये दोनों बनेंगे। कितनी बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है? जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक PCl5 का मॉलिक्यूल है, एक PCl5 का मॉलिक्यूल है। अगर हम इसको तोड़ेंगे यानी कि इस तरह से खोलेंगे तो एक तो PCl बन जाएगा, एक Cl बन जाएगा ऐसे। तो जितना ये डिसोसिएट होगा वो दोनों ही बराबर बराबर बनेंगे। यानी यहाँ पे अगर 1.2 मोल डिसोसिएट हो गया है PCl5 का तो ये 1.2 मोल ये भी बनेगा और 1.2 मोल क्लोरीन भी बनेगा, दोनों बराबर बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे लिखते हैं इसके बाद। और जो अनडिसोसिएट रह गया है वो कितना रह गया है? 2 मोल में से 1.2 मोल तो डिसोसिएट हो गया, तो माइनस करें तो जो बचा है वो अनडिसोसिएटेड है इक्विलिब्रियम के स्टेज पे, जिस वक्त इक्विलिब्रियम है उस वक्त। तो इनको हम आगे लिखते हैं, ये मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 and Cl2 at equilibrium R is 1.2 मोल ईच, मोल्स ईच। ये दोनों ही, ये भी उतना ही होगा और Cl भी उतना ही होगा। ठीक है, और क्या दे रखा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ PCl5 यानी ये जो रिएक्टेंट है PCl5 रिमेन अनडिसोसिएटेड is equal to 2 minus 1.2 is equal to 0.8 मोल्स। ठीक है, तो ये इसका PCl5 जो है इतना बचा हुआ अभी अनडिसोसिएट होने के अनडिसोसिएटेड है अभी इक्विलिब्रियम के टाइम पे। कितनी बात समझ में? ये अब इसका हम लोग कंसंट्रेशन निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल अपॉन नंबर ऑफ मोल पर लीटर इज कॉल्ड मोलारिटी। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? मोलारिटी में अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। अब ये तो इतना देखिए, PCl3 1.2 मोल्स है, Cl2 1.2 मोल्स है, लेकिन ये लिया गया कितना है? 2 लीटर फ्लास्क में लिया गया है। 2 लीटर के फ्लास्क में लिया गया था ना, क्वेश्चन में लिखा है 2 लीटर के फ्लास्क में लिए गए हैं। तो वो जो 2 लीटर का है तो पर लीटर कितना होगा? पर लीटर कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लेते हैं पर लीटर। तो नाउ कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कितना हो जाएगा? ये देखिए, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीटर, तो ये 2 लीटर में 1.2 है तो इससे कैंसिल कर देंगे तो 0.6 हो जाएगा, मोलारिटी इसका आ जाएगा ये। ऐसे ही हम लोग हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन लेते हैं, H2 का कंसंट्रेशन, H2 ने Cl2 का कंसंट्रेशन लेते हैं ये। तो इसका जो नंबर ऑफ मोल है 1.2 है और वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो ये भी आ जाएगा 0.6 मोलारिटी इसका आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 ले लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, तो इसका जो टोटल अभी अनडिसोसिएटेड जो है 0.8 है और नंबर ऑफ लीटर्स है 2, तो ये 0.4 मोलारिटी आ जाएगा इसका।
ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम है, जिस वक्त इक्विलिब्रियम आया हुआ, उस वक्त जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है उनका कंसंट्रेशन ये आ गया, PCl3 का 0.6, Cl2 का 0.6 और PCl5 का 0.4। अब हम लोग इस वाले फॉर्मूले में इनका कंसंट्रेशन को यूज करके और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं, इसको इधर से लिख लिया ना आप लोग। यहाँ पे जो है हम लोग इसका वैल्यू डाल देते हैं कंसंट्रेशन के फॉर्म में। तो PCl5 का कंसंट्रेशन है 0.6, ये हो गया, और क्लोरीन का भी कंसंट्रेशन है 0.6 और इसका आ जाएगा 0.4, इसका कंसंट्रेशन आ गया। अब इसका आ जाएगा, अगर हम लोग 0.6 इंटू 0.6 अपॉन 0.4 करेंगे तो डेसिमल हटा लेते हैं, इसका भी डेसिमल हटा के नीचे हम लोग 10 लगा लेते हैं तो 40 आ जाएगा। तो कितना जाएगा 36 अपॉन 40, कैंसिल कर लेते हैं, 4 9 जा 4 10 जा, तो ये 0.9 आ जाएगा ये। तो K यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू आएगा 0.9 आ गया। ठीक है ना, 0.9 यानी K इज इक्वल टू 0.9, इसका वैल्यू आ गया, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। कितना समझ में आया ये सवाल, और कितना समझ में आया इसका, आ गया ना समझ में। तो हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से और पार्शियल प्रेशर के टर्म में जो था उसके हिसाब से हम लोगों ने एक एक दो दो सवाल कर लिया। तो ये 3 सवाल जो ना काफ़ी सारी बातों को हमें क्लियर कर दिया है, यहाँ तक के जो पढ़ा था उस कंसेप्ट को न्यूमेरिकल के फॉर्म में क्लियर कर दिया है। ये अच्छे न्यूमेरिकल हैं इतने कंसेप्ट के बेस पे। तो ये आपको आगे और जब शीट पे मिलेंगे, शीट दिए जाएंगे तो आपको करने में आसानी करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से आगे अगले नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे इसको यहाँ से आगे। ठीक है, आज यहीं पे रहने देते हैं।